Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 25 दिसंबर 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट इंस्टाग्राम पर भी जाना होगा। वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सोन नदी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के रेफरेंस में यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये अलायंस है ये हमारे यूरोपियन यूनियन का ही एक इनिशिएटिव है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये अलायंस है ये एक टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपने बजट्स हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन कर सकें। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर अलायंस है ये कोऑर्डिनेट किया जाता है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जिससे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों पिछले 3 दिनों से बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपने देखे होंगे कि फ्रांस ने 300 से ज़्यादा जो पैसेंजर्स हैं वो एक प्लेन में बैठे हुए थे, उस प्लेन को रोक लिया है। अब यहाँ पर ये पूरा मैटर क्या है उसको पहले समझेंगे, बैकग्राउंड समझेंगे, फिर जो आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर यह आर्टिकल छपा है इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो होता क्या है दोस्तों, ये बात है हमारी परसों की। फ्रांस के अंदर एक फ़्लाइट को रोका जाता है और वो फ़्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही थी। वो फ़्लाइट बेसिकली दुबई से जा रही थी निकारागुआ। निकारागुआ कहाँ पर है, सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक छोटा सा देश है। अगर हम इस निकारागुआ की एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं, पहली चीज़ अब ये निकारागुआ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसके आसपास की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, कोई ओशन है, सी है इसके आसपास, तो वो सब अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में 100% चांसेस है क्वेश्चन बनने के। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पहले तो ऊपर आपको अमेरिका नज़र आएगा, अमेरिका के नीचे मैक्सिको नज़र आएगा। वैसे ये ऊपर वाला पोर्शन होता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है। जो नीचे वाला पोर्शन है यह है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। अब नॉर्थ और साउथ के बीच में जो हिस्सा होगा ऑब्वियस ही बात है वो सेंट्रल अमेरिका कहलाएगा, बीच का हिस्सा है। तो सेंट्रल अमेरिका में कुछ छोटे छोटे कंट्रीज़ आपको यहाँ पे बीच में नज़र आएंगे, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को लाइन से जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। यहीं पर आपको ये पिंक कलर का एक छोटा सा देश दिख रहा होगा जिसका नाम है निकारागुआ। अगर हम इसी को जूम कर दें तो ये मैप कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये रहा निकारागुआ, निकारागुआ के ऊपर होंडुरस, बराबर में एल सल्वाडोर, नीचे आपको दिखेगा कोस्टा रिका, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पूरा नज़र आएगा निकारागुआ। इसकी कैपिटल है मनागुआ, ये आप देख पाओगे। बराबर में एक झील भी है लेक निकारागुआ के नाम से। निकारागुआ के वेस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन और ईस्टर्न साइड पे आपको नज़र आएगा कैरिबियन सी। ये हमारा कैरिबियन सी है, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन ध्यान रखना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि निकारागुआ ये फ़्लाइट जा रही थी, लेकिन होता क्या है, दुबई से ये फ़्लाइट निकली जिसके अंदर 303 पैसेंजर्स, इंडियन पैसेंजर्स। तो ये जा रही थी निकारागुआ, लेकिन बीच में फ्रांस में ये रुक गई। किसी वजह से रुक गई होगी, कोई रीज़न की वजह से। तो फ्रांस में एक वैत्रू एयरपोर्ट है, ये आप देख पा रहे हो, एयरपोर्ट का नाम भी है। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, जस्ट उसके थोड़ी सी दूरी पर ही ये एयरपोर्ट है। तो वहाँ पे फ़्लाइट थोड़ी देर के लिए रुकी।
अब वहाँ से सीधा ये रवाना होती निकारागुआ के लिए। लेकिन होता क्या है, इतने ही देर में फ्रांस की कुछ ऑफिशियल अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये शक हुआ कि इसमें जो पैसेंजर्स हैं ये कहीं ना कहीं इनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तौर पर आप कह सकते हो एक शक होता है। और कहने का मतलब है ये जो लोग इसमें फ़्लाइट में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अभी तो निकारागुआ जा रहे हैं, और निकारागुआ से उनका जो प्लान है वो है इलीगल तरीके से ऊपर अमेरिका में या फिर कनाडा के अंदर में जाना, इलीगली। ठीक है, तो बेसिकली इस वजह से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो रुक गया। फ्रांस ने उस प्लेन को ही वहाँ पे रोक दिया और बोला कि हम जब तक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब तक प्लेन जो है वो यहीं पर रहेगा। और ये जो फ़्लाइट आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ये फ़्लाइट यहाँ पर रोमानियन चार्टर कंपनी के थ्रू चलाई जाती है, जिसको यहाँ पे अभी फ्रांस की अथॉरिटीज़ ने रोक लिया है। और जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर इंतज़ाम वहाँ पे कर दिया गया है। कुछ लोगों के से ज़्यादा यहाँ पर पूछताछ भी की गई है, इन्वेस्टिगेशन भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हो कि इतना कुछ होने के बाद क्या होता है, अब एक नई खबर आती है आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर। खबर क्या आती है ये आप लोग देख पाओगे, ये वाली, कि जो ये प्लेन है जो 300 पैसेंजर्स को लेकर जा रहा था, ज़्यादातर इंडियंस थे इसमें, इसको इजाज़त मिल गई है कि वो फ्रांस को छोड़कर निकल सकता है निकारागुआ की साइड। अब वो निकारागुआ जाए या इंडिया जाए या दुबई से जा रहा था या दुबई जाए, इसके पीछे का कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अभी वापस से इस प्लेन को अलाउ कर दिया गया है कि अपनी वो जर्नी को रिज्यूम कर सकता है। 3 दिन तक फ्रांस की अथॉरिटीज़ ने इस प्लेन को जब्त रखा था अपने यहाँ पर। क्यों? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक मुद्दा वहाँ पे नज़र आ रहा था। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है ये फ्रांस के जजेस के पास में पहुंचता है, और फ्रांस के जो जज हैं, फ्रेंच जजेस हैं, उन्होंने ये चूज़ किया कि बिल्कुल हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस की हेयरिंग ही नहीं करेंगे। क्यों? काफ़ी सारे इरेगुलरिटीज़ हमको नज़र आ रही हैं, जिस चक्कर में हम इसकी सुनवाई नहीं करने वाले। और फिर उसका डिसाइड किया गया कि ठीक है, इस प्लेन को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी बताया जा रहा है काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की गई। फ्रेंच मीडिया ये बोलता है कि इसमें जो कुछ पैसेंजर्स हैं वो तो हिंदी बोलते हैं, और कुछ पैसेंजर्स ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं। ठीक है, इनकी फैमिलीज़ के कांटेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। कुछ फैमिलीज़ का, कुछ लोगों का कहना है यार कि फ्रांस के अंदर ही हमें यहाँ पर एक शरण दे दी जाए। ठीक है, एजाइलम की वहाँ पर मांग कर रहे हैं, बट अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो थोड़ी देर में वैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आज जो ये फ़्लाइट है मंडे में वो निकल जाएगी, और ये वापस इसको जहाँ भी जाना होगा, चाहे वो निकारागुआ जाए, चाहे वो इंडिया आए, या फिर चाहे वो दुबई जाए, क्योंकि ये फ़्लाइट ऑब्वियस सी बात है दुबई से निकली थी, है ना। तो कहीं पर भी जाए, बाकी अब आगे की डिस्कशन बाद में होगी जब ये कहीं पर पहुँचेगी तो। ठीक है, तो वैसे तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि इन लोगों की जो कोशिश है मेन यही है कि निकारागुआ से अमेरिका या कनाडा के अंदर में इलीगल तरीके से एंटर करना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस चक्कर में जो सारी अथॉरिटीज़ हैं वो एकदम से कह सकते हो कि अलर्ट हो चुकी थी। और अभी कल ही मैंने आपको भारत और फ्रांस के जो रिलेशंस है वो पढ़ाए थे, याद होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों, इनको अब की बार भारत बुलाया गया है। भारत 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करेगा, तो उस दौरान हर साल हम एक चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं। हमने जो बाइडन को इनवाइट किया था, अब यूएस के प्रेसिडेंट किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, उनका इवेंट कैंसिल हो चुका है, तो उनके बजाय हमने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को इनवाइट किया। मैक्रों ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है और वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं प्रेजेंट रहूँगा इंडिया के इस इम्पॉर्टेंट डे पर। ठीक है, उसके बाद ही ये पूरा इंसिडेंट हो जाता है। अब देखते हैं आगे सिनेरियो कैसा चलता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फिलहाल खबरों में था, इस वजह से इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आने वाले समय पर बहुत सारे और भी जो एडिटोरियल्स वगैरह वो पब्लिश हो सकते हैं, जिसमें आपको एक बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। प्लस अभी के समय पर एक मूवी भी चल रही है, डंकी मूवी चल रही है ना, जो भी मतलब इसी पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड है। ठीक है, आगे आते हैं। अब आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों पहले पेज नंबर 14 पर जाओ, एक आर्टिकल मिलेगा जिसको आप जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक करोगे। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बन सकता है। हुआ क्या है, केंद्र सरकार ने प्लान ये किया है कि जो टैक्स के ऊपर छूट दे रखी थी शुगर को एक्सपोर्ट करने पर, वो वापस से लेकर आएंगे। हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ। जब बात करते हैं दोस्तों हम चीनी की, शुगर की, तो हमने देखा इस साल इंडिया में भी शुगर का एक शॉर्टेज रहा। ठीक है, अब इंडिया में क्या हुआ, शॉर्टेज होने की वजह से हम लोगों ने जो शुगर का एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट के ऊपर एक रोक लगाने की कोशिश की, और वो एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाने की कोशिश कैसे की गई, उसके ऊपर टैक्स लगाया गया। ठीक है,
तो एक्सपोर्ट का एक टैक्स होता है, वो टैक्स लगाया गया, जिससे अब क्या होगा, टैक्स लगाने के बाद एक्सपोर्ट करना इतना आसान नहीं होगा, वो एक्सपोर्ट थोड़ा सा और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमने एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की। अब क्या होता है, उसके माध्यम से केवल हमने चीनी के ऊपर नहीं, ऐसा हमने चाय की पत्ती के साथ में भी किया, टी के साथ में भी किया। अब ये जो पर्टिकुलर मैटर है ये थोड़ा आगे बढ़ा, इससे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा लॉस हुआ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं इनको लॉस देखने को मिला, जिस वजह से अब यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि भैया वापस से जो ये टैक्स के ऊपर कटिंग थी उसको वापस से लेकर आया, ये जो टैक्स लगा रखा है उसको हटाया जाए, कट किया जाए, ताकि एक्सपोर्ट करना आसान हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकें। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री ने, पूरी इंडस्ट्री ने अभी फूड डिपार्टमेंट से एक अपील की है कि प्लीज़ आप यहाँ पे वापस से जो ये शुगर को आपने रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाला है इससे हटाइए और इसको फ्री कैटेगरी वाली लिस्ट में डालिए, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीनी को हम एक्सपोर्ट कर सकें, ज़्यादा बढ़िया अमाउंट हमको मिल सके। ठीक है, और बाकी साथ साथ यहाँ पर जो हम चाय की पत्ती एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी जो टैक्स है उसको कट करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो इसको भी कट करेंगे तो ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पे हो सकेगा। तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो लगातार यहाँ पे काम कर रही है कुछ ऐसे तरीके से कि भैया थोड़ा सा यहाँ पर शुगर का जो कह सकते हो स्टोरेज है वो हम अपने इंडिया के अंदर में कंट्रोल करके रख सकें। ठीक है, लेकिन अब क्या है, टैक्स के ऊपर वापस से छूट देने के लिए बोला जा रहा है, और इसके लिए एक पर्टिकुलर स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है RODTEP स्कीम, आपको पढ़ाया गया है, याद होगा। इस स्कीम की फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, डायरेक्टली अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना तो यहाँ से बनेगा। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जनवरी 2021 में। इस स्कीम का मेन मकसद यहाँ पर यह है कि भैया जो भी टैक्सेस होते हैं, ठीक है, अब वो जो टैक्स मतलब जब सामान एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर कोई अमाउंट वगैरह लगाया जाता है, टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो उस टैक्स को हटा दिया जाए। टैक्स हट जाएगा तो एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और ये जो टैक्सेस हैं इनको हटाया जाए, ये एक पर्टिकुलर मांग की जा रही है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये आर्टिकल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, क्योंकि इस स्कीम को लेकर डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है। आपको पता ही है, हर साल एक नए गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स या प्लानिंग, ठीक है, मिशन, इसको लेकर हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास में रहता है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस स्कीम के बारे में डिटेल से। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि भारत के एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करती है। सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया एक्सपोर्टर को कैसे सपोर्ट करेगी। अभी मान लो टैक्स लग रहा है एक्सपोर्ट करने पर, ज़्यादा महंगा एक्सपोर्ट हो रहा है, अब क्या होगा, वही टैक्स हटा दिया जाएगा इस स्कीम को लगाकर, तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा नहीं होगा। ठीक है, एक सपोर्ट मिलेगा, सस्ते दाम में वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा अमाउंट उनको मिल सकता है। फिर उसके बाद बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये वर्क करती है 1 जनवरी 2021 से। इसने क्या किया, हमारे पास में ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम हुआ करती थी जिसका नाम था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अब क्या हुआ, उस स्कीम को हटाया गया, उसकी जगह दोस्तों यहाँ पर ये वाली रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस आती है। ठीक है, अब ये जो हमने जैसी हम लोग ये वाली स्कीम लेकर आते हैं ना, इससे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाराज हो जाता है। क्यों? WTO कहता है नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का वॉयलेशन कर रहे हो। अब WTO का मेन काम क्या है, दुनिया भर का जो व्यापार होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड हो रहा है ना, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, सही तरीके से व्यापार हो सके, किसी को नुकसान ना हो। तो WTO ने बोला ये भारत स्कीम ये लेकर आया है, इसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे सामान को, ज़्यादा सस्ता बिकेगा दूसरे कंट्रीज़ में, जिससे कि दूसरे कंट्री का जो सामान है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं ट्रेड वायलेशन हो रहा है। ऐसा WTO बार बार कह सकते हो ये मैटर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हमने इस स्कीम को कंटिन्यू रखा है। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है दोस्तों, ये काम करती है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के साथ में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है, एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना, ड्यूटीज़ और टैक्सेस को कम करके। इसके अंदर में कुछ पैसा लगाया गया, मैं आपको बताऊं 2023-24 के अंदर में भारत सरकार ने इस स्कीम के अंदर सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी इसका 15,070 करोड़ रुपए बजट रखा है, ताकि इस स्कीम को पूरी तरह से सपोर्ट किया जा सके। फिर बात आती है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की। तो ये जो कमेटी है, इन्होंने हाल ही में एक एक्टिविटी को स्टार्ट किया है। ये क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और प्लस जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अलग अलग, इनके साथ में मिलजुल कर आज के समय पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्कीम को और ज़्यादा बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इतना यहाँ पे ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन के लिए और कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ आगे आते हैं दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में एक बढ़िया मौका है अभी भी इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पे पूरे क्लास के डिजिटल नोट्स आपको मिल जाते हैं,
कहने का मतलब है जैसे अभी हम आर्टिकल डिस्कस करिए टैक्स वाला, अब आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डेटा है, आप लिखने बैठोगे घंटों लग जाएंगे। तो उसका एक सोल्यूशन है, डिजिटल नोट्स डेली बेसिस पर इस पेड ग्रुप में अपलोड होते हैं। और वो जो डिजिटल नोट्स होते हैं दोस्तों, वो प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में होते हैं, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को डायरेक्टली हेल्प होती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमम है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप यहाँ पर इस अमाउंट में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। लगातार बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। ऐसा एक भी दिन नहीं है कि पीडीएफ ना अपलोड हुआ हो, रेगुलर अपलोड हो रहा है। आज आप इस ग्रुप को ज्वाइन भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आज से पीडीएफ मिलना शुरू होगा, पुराने पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। साल भर के पीडीएफ्स पुराने भी उसमें अपलोडेड है। सारा कंटेंट आपके हाथ में होगा, सिक्योर होगा। ऐसा नहीं है भाई स्टोरेज का इशू हो रहा है, भाई मैं कितनी पीडीएफ डाउनलोड करके रखूं, है ना, मेरा मोबाइल का स्टोरेज का इशू है, कभी कभी हमें और प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है, सब डेटा उड़ जाता है। तो वैसी कोई भी प्रॉब्लम से आपने नहीं गुजरना है। क्यों? सारा डेटा इस ग्रुप में सिक्योर है। किसी भी तारीख का पीडीएफ ओपन करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, काम खत्म, टेंशन फ्री। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है उसके लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना, आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, इस प्रकार का मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा। और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को भी चेक करना अच्छे से कि मुझे किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, कैसे मैं अपने अमाउंट को तुरंत रिकवर कर सकता हूँ। और वो रिकवर हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। थोड़े दिनों में आपको लगेगा मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है। तो इतना आपको सेटिस्फाई करने के बाद में तब जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। बाकी दोस्तों एक बात हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आज कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स ऐड करे गए हैं क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि आज मैंने जब न्यूज़पेपर को देखा, आप भी प्लीज़ एक बार देख लिया करो, तो आपको आर्टिकल्स काम के मिलेंगे नहीं, बहुत कम ही आर्टिकल्स आपको काम के मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हैं काम के वो मैंने इंक्लूड करे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया गया है। इस चक्कर में कुछ एडिशनल आर्टिकल्स ऐड कर दिए हैं मैंने, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्वियसली वो वाले। तो उनसे रिलेटेड लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जैसा आपको 2-4 दिन पहले प्रोवाइड करवाया जाता था। बाकी कल या परसों से मैं आपके सेपरेट वीडियोस लेकर आया करूँगा। आपको प्रॉपरली जो डिस्कशन है जैसा पहले मिल रहा था वैसा मिलता रहेगा, तो उसके लिए आपने कोई परेशान उठाने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन की बात हो रहा है यार, है ना। नाउ अब बात करते हैं पहले यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, न्यूज़ में क्यों है पहले हम खबर जानते हैं। खबर यह है कि एक नोवल वैक्सीन को तैयार किया गया है। एक ऐसी वैक्सीन जिसका मेन मकसद है जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इसको कम करना, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो इसको कम करना के लिए यहाँ पर एक वैक्सीन को तैयार किया गया, ठीक है। अब ये जो है ये न्यूज़ वाला ये पोर्शन आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, आपको ही पता है। आपसे पूछा अगर कुछ गया हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तो आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट जैसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उसके अंदर में ये प्रेजेंट होता है। जो हमारा लीवर होता है दोस्तों, वो भी कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी सारे फूड आइटम्स में भी प्रेजेंट होता है जो हम खाते हैं। कई सारे लोग मीट खाते होंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स हम सभी कंज्यूम करते हैं, तो उसके अंदर में यहाँ पर एक कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। और ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरी चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो एक इंसान की शरीर को कुछ कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत भी होती है ताकि उसका शरीर अच्छी तरीके से काम कर सके। अब दोस्तों वो जो डिफरेंस था गुड और बैड का, ज़रा वो समझते हैं। तो एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल, ये कोलेस्ट्रॉल्स के नेम हैं। होता क्या है, जो ये कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों, ये हमारे ब्लड के माध्यम से ट्रैवल करता है प्रोटीन्स के अंदर, जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। अब 2 प्रकार के लिपोप्रोटीन होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को हमारे पूरे बॉडी में इधर से उधर कैरी करते हैं। और वो कौन कौन से, एक होता है एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है एचडीएल दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये 2 प्रकार के लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यही दोनों प्रोटीन्स हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं इधर से उधर। अब जो ये एलडीएल और एचडीएल है, दोनों के पर्पस अलग अलग हैं। पहले बात करते हैं हम लोग एलडीएल वाले कोलेस्ट्रॉल की। तो एलडीएल वाले कोलेस्ट्रॉल को कभी कभी हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ये गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है जो आपको नुकसान दे सकता है, ठीक है।
तो ये जो अगर यहाँ पे एलडीएल का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है इससे, तो दोस्तों हमारे आर्टरीज जो होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लॉक होने लगती हैं, खून सही से फ्लो नहीं हो पाता। अभी आपको आगे मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा फोटो के माध्यम से। तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बैड वाला है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इसको हम कभी कभी गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, हमारी बॉडी की ज़रूरत है ये, ताकि बॉडी प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या होता है, ये कह सकते हो कि जो एलडीएल होता है ये कोलेस्ट्रॉल को हमारे दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी से, यानी कि हमारे शरीर का जो बाकी सारे हिस्से हैं वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है हमारे लिवर तक, और फिर जो लिवर है वो इसको रिमूव कर देता है हमारे बॉडी से। तो ये हो गया एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल और एचडीएल के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया। एलडीएल वाला बैड है तो ऑब्वियसली बात है शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। नाउ अब यही समझते हैं कि कैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाता है तो इससे बीमारियों के चांसेस बढ़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति का एलडीएल लेवल इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब उसके बॉडी में, उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। और अगर एक्स्ट्रा एलडीएल आ जाता है, ज़्यादा यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आता है, तो इससे हमारी आर्टरीज के अंदर में वो जमना शुरू हो जाता है, एक प्लेक सी बन जाती है। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। जब हमारी आर्टरीज के अंदर में प्लेक बन जाएगा, ये आप देख पाओगे, ये हमारी आर्टरी है, ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। अब क्या हुआ, बीच में ये येलो देख रहे हो, ये येलो येलो, ये कोलेस्ट्रॉल जम गया, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। और इसके जमने की वजह से क्या हुआ, अब जो ये ब्लड फ्लो है ये रुकने लगेगा, ये चोक होने लगेगा बीच में, और जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं पहुँचेगा फिर उस शरीर के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती हैं ये तभी होती हैं जब इस प्रकार का प्लेक हमारे आर्टरीज में, जो हार्ट वाली आर्टरीज हैं उसमें बन जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आर्टरीज हमारी पतली हो जाती हैं, खून बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है, और इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि चेस्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, चेस्ट में पेन बहुत होता है। और अगर कंप्लीट तरीके से मान लो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो ये क्या करेगा, इस रास्ते को पूरा ब्लॉक कर देगा। रास्ते को ब्लॉक कर देगा मतलब खून आर से पार हो ही नहीं पा रहा है। अब खून अगर फ्लो नहीं हो पा रहा तो इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यह है एलडीएल और एचडीएल का डिफरेंस। आई होप क्लियर हो चुका होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बात करता है पपथी चोला के बारे में। अगेन इंपॉर्टेंट, क्या हुआ, इसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन से आप लिंक कर सकते हो। हमारी जो न्यूज़ आती है वो यह है कि हमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस पपथी चोला को बचा सकें। ठीक है, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, एक जगह वहाँ जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज़ आपको नज़र आएंगी, फ्लावर्स की स्पीशीज़ नज़र आएंगी। इस जगह पे बहुत सारी बटरफ्लाइज, जो तितलियाँ हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बालसम के प्लांट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस एरिया को बचाने की आवश्यकता है। ये एरिया कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, ऐसा ये जो न्यूज़ है वो निकल कर आता है। तो पपथी चोला जाना जाता है ये जगह अपने हाई बटरफ्लाई पॉपुलेशन की वजह से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तितलियाँ पाई जाती हैं, उनकी प्रजाति बहुत सारी हैं, बहुत सारी आबादी है तितलियों की। और ये जो नाम है पपथी चोला, ये पड़ा कहाँ से, एक तमिल वर्ड है पपथी, जिसका मतलब होता है बटरफ्लाइज। चोला मीन्स शोला लैंड, तो बटरफ्लाई का यहाँ पर एक लैंड कह सकते हो, उस बेसिस पर यह नाम पड़ गया। और इस एरिया को हम हब ऑफ बालसम्स के नाम से जानते हैं। बालसम बेसिकली यहाँ पर प्लांट की एक स्पीशी है, ठीक है, एक रेयर वैरायटी यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ये पीस ऑफ लैंड है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारे पहाड़ियों में लोकेटेड है। एक जगह नाम है जिसका नाम है चतुरंगापारा हिल्स। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है लोकेशन, चतुरंगापारा हिल्स एंड माथी केतन शोला। ये जो दोनों हिल्स है दोस्तों, इसके बीच में ये पर्टिकुलर जगह लोकेटेड है। और पिछले साल भी ये जगह न्यूज़ में थी, क्योंकि यहाँ पर नीला करंजी के जो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिले। नीला करंजी के फ्लावर्स काफ़ी सारे सालों में एक बार खिलते हैं, तो पिछली बार ये खिले थे। इस तरीके से ये फ्लावर नज़र आता है। और ये एरिया पूरा का पूरा यूकेलिप्टस के पेड़ों से घिरा पड़ा है, कवर हुआ है। बहुत सारी बटरफ्लाइज यहाँ पे माइग्रेट करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बालसम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो बालसम के बारे में ज़रा कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये जो बालसम का पौधा होता है, ये एक जड़ी बूटी का काम करता है। इंडिया और म्यांमार में पाया जाता है ये। ठीक है, तो एक जड़ी बूटी का काम करता है, तो मतलब कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, जैसे फ्रैक्चर्स हो गए, नाखूनों में सूजन हो गई, स्कर्वी हो गया, ठीक है, कहीं पर खरोंच की लग गई है, फुट डिजीज़ हो गया, इन सब चीज़ों को ये ठीक कर सकता है। और इस प्लांट का जो जूस है वो निकाला जाता है इस प्लांट के पत्तों से। और वो जो जूस है उसका यूज़ किया जाता है, जो हमारे कभी कभी शरीर पर या फिर पैरों पर वॉट हो जाती हैं, बहुत ठेठ सी हो जाती है, गांठ सी पड़ जाती है, बहुत दर्द होता है उसमें।
ठीक है। तो वार्ड को ठीक करने के लिए या स्नेक बाइट का कोई केस सांप ने काट लिया है तो उस दौरान भी दोस्तों ये जो प्लांट के लीव्स हैं इनका जो जूस है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी पपीता चोला की। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारे एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है रेड टाइड के बारे में। आओ बात करते हैं। हुआ क्या, हाल ही में 3 मेंबर की एक कमेटी जिसको अपॉइंट किया गया एनजीटी के एक प्रिंसिपल बेंच के थ्रू, और उस कमेटी को भेजा गया कहाँ पर कि आप जाइए एक बीच पर कुरिची कुपम ड्रेन एंड बीच, वहाँ पे जाएं और एनालाइज करें। हाल ही में रेड टाइड हमको नज़र आई है, यानी पुडुचेरी के अंदर में समुद्र के अंदर इस तरीके की यहाँ पर जो रेड टाइड्स है वो हमको नज़र आई हैं। तो उसको जाकर आप थोड़ा सा इंस्पेक्ट करें, देखें। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो आपको मैं बताता हूँ रेड टाइड होती क्या है और ये इस तरीके से लाल कलर का पानी क्यों नज़र आता है, और ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। रेड टाइड को कभी कभी हम हार्मफुल एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। एल्गल ब्लूम मतलब काई जम जाना। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार पानी के अंदर में ये ग्रीन कलर की जो काई है वो जम जाती है, ये भी एक प्रकार का एल्गल ब्लूम ही है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो एल्गल ब्लूम है ये एक होता है हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये कब होता है, ये तब होता है जब बहुत सारी जो एल्गाई है, प्लांट जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहाँ पर समुद्र के अंदर बढ़ने लगते हैं, फ्रेश वाटर में यहाँ पर ग्रो होने लगते हैं, और फिर एक कंट्रोल से बाहर, एक लिमिट से बाहर तेज़ी से ग्रो होकर यहाँ पर अपने आप की जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से एक्सपैंड कर लेते हैं। तो वो कहलाता है हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ये बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये अगर समुद्र के ऊपर फैल गया या किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर फैल गया तो उससे उसके नीचे जो प्रेजेंट एनिमल्स हैं जो पानी में तैर रहे हैं उनके जान के लिए खतरा है। और इसका जो नाम है रेड टाइड, ये कैसे पड़ा, क्यों रेड टाइड आया है एक फैक्ट से। यहाँ पर क्या होता है, जब भी एल्गाई की स्काई की एक ओवर ग्रोथ हो जाती है, हद से ज़्यादा ही ग्रो कर जाता है, तो इसका जो कलर है वाटर का ये लाल कलर में बदल जाता है। ठीक है, यही एक मेन कारण है रेड टाइड का। अब सवाल यहाँ पर यह है कि रेड टाइड क्यों होता है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। अब दोस्तों दुनिया भर में कई सारा पोल्यूशन हो रहा है, जो फार्मिंग फैक्ट्रीज है वहाँ से केमिकल आ रहा है ना, जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है गंदा पानी आ रहा है वहाँ से, कुछ और सोर्सेज से भी यहाँ पर जो भी पानी निकल कर आ रहा है दोस्तों वो सब इस वाटर में पहुँच रहा है। ठीक है, और इस वाटर में जाकर फिर इस तरीके से जो एल्गाई है वो बनने शुरू हो जाती है और फिर वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, क्योंकि ये सब गंदा पानी, ये सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे उसको मिलते रहते हैं उस एल्गाई को जो पानी में प्रेजेंट है, और वो जिसको जितना ये मिलता रहेगा उतनी तेज़ी से वो ग्रो करेगा, और इसकी वजह से फिर रेड टाइड जैसी सिनेरियो हमको देखने को मिलता है। कभी कभी यहाँ पर इस तरीके से ये ग्रीन वे में भी नज़र आती हैं। तो सम ऑफ द एल्गाई, यानी कुछ एल्गाई ऐसी होती हैं जो कि रेड टाइड प्रोड्यूस करती हैं, है ना, मतलब कि कुछ ऐसी एल्गाई होती हैं जहाँ पे रेड कलर आ जाता है, कुछ एल्गाई में आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो दोस्तों यहाँ पर रेड कलर आता है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टॉक्सिन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही खतरनाक जहर ये प्रोड्यूस करते हैं लगातार, और वो जो जहर है वो हमारे जो मछलियां हैं, शेलफिश हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सब के लिए खतरा है। ये आप देख पाओगे इस तरीके से मछली मरी हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग देख पाओगे पानी के अंदर जो प्रेजेंट एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है ये। ऐसा नहीं है कि सभी एल्गाई, सम ऑफ द एल्गाई, ये ध्यान रखना, ये वर्ड लिखा हुआ है। कुछ ही एल्गाई ऐसी हैं जो कि बहुत ही खतरनाक रेड टाइड को प्रोड्यूस करती हैं और उसकी वजह से ये जहर बनता है और उसकी वजह से ये एनिमल्स की जान जाने लगती है। और मान लो अगर लोग उसी मछली को खा लें जो कि जिस मछली ने यहाँ पर जहर खा चुकी है, वो इस जहर में पल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो टॉक्सिन एक इंसान में पहुंचेगा और उससे वो इंसान बीमार पहुंचता हुआ नजर आएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात की जा रही है पीएम अजय स्कीम के बारे में। फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो ये क्या है, आओ एक एक करके डिस्कस करेंगे। हाल ही में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है इस स्कीम के बारे में, जिस वजह से ये स्कीम वापस से न्यूज़ में आ चुकी है। क्या है ये स्कीम, तो पीएम अजय की नाम तो आपको फुल फॉर्म तो बता चुका हूँ। ये स्कीम 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर साथ में पैसा खर्च करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो स्कीम है दोस्तों पीएम अजय स्कीम, इसमें 2-3 स्कीम्स हैं जो कि आपस में मर्ज हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं, उसके बाद ये पीएम अजय बन गई है। और वो 2-3 स्कीम्स कौन कौन सी हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दूसरा है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान,
तीसरा है बाबू जगजीवन राम छत्रवस योजना। तो इस तरीके से ये जो तीनों की तीनों जो स्कीम है दोस्तों, इनको मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया और मिलाने के बाद में हमें मिलता है पीएम अजय स्कीम। अब इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कुछ पॉपुलेशन का, टारगेटेड आबादी को, कुछ आबादी जिनको टारगेट किया गया है उनकी इनकम, उनकी जो आय है उसको बढ़ाना। ये एक मेन मकसद है। उनकी आय कैसे बढ़ाई जाएंगी? उनकी आय बढ़ाई जाएंगी स्किल्स के डेवलपमेंट, स्किल्स प्रोवाइड करवाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेसिस पर। ठीक है, तो कुछ पॉपुलेशन, कुछ टारगेट पॉपुलेशन होती है जिनमें गरीबी को कम करना, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर आना। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम का। अब इस स्कीम का अगर फ़ायदा किसी को लेना है तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है तभी वो इस स्कीम के तहत इस स्कीम के फ़ायदे ले सकता है। जैसे पहला क्राइटेरिया है, जो शेड्यूल कास्ट के पर्सन्स होते हैं, एससी लोग, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा के से नीचे हैं, वही एलिजिबल हैं इस स्कीम के तहत बेनिफिट्स को उठाने के लिए। दूसरा, अब मान लो जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के केसेस में मान लो कोई ऐसा गांव है जहां पर 50% से ज़्यादा जो आबादी है वो एससी शेड्यूल कास्ट वाली पॉपुलेशन है, तो वो गांव एलिजिबल होगा जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, है ना। उस स्कीम के तहत यहाँ पर आप कह सकते हो उसको सपोर्ट मिलेगा। तीसरा यहाँ पर एक और आप कह सकते हो इसमें क्राइटेरिया है, वो है ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2021 से 22 तक, और 3 कंपोनेंट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। पहला, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेजेस, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वहाँ पे डेवलपमेंट करना, उस पर्टिकुलर गांव को एक आदर्श ग्राम में डेवलप करना। दूसरा, एक फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रांट इन एड प्रोवाइड करवाना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स को, ताकि शेड्यूल कास्ट के जो सोशो इकोनॉमिक बेटरमेंट है वो करवा सकें। फिर तीसरा, यहाँ पर जो हॉस्टल्स है वो कंस्ट्रक्ट करना, वो बनवाना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स भी आपको पीएम अजय के तहत देखने को मिल जाएंगे। तो पीएम अजय का मेन टारगेट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है CISF के बारे में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है ये फोर्स, ज़रा डिस्कस करते हैं। हमारी जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में तैनात करने के लिए एक अप्रूवल दे दिया है। ये खुद यहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। भाई पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में भी हमने सिक्योरिटी का एक इशू देखा, उसकी वजह से जो CISF इसको तैनात किया जा रहा है। तो ज़रा CISF के बारे में जान लेते हैं, क्या है CISF, कैसे काम करती है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर बॉडी है CISF, इसको ऐसे नहीं बनाया गया। पहले तो एक कमीशन थी, जस्टिस मुखर्जी कमीशन, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि हाँ इस प्रकार की बॉडी हमारे पास में होनी चाहिए, तब जाके इसको एस्टेब्लिश किया गया। ये जो बॉडी है इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से एस्टेब्लिश किया गया था 10 मार्च 1969 में। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है CAPF में जो हमारी 7 अलग अलग सर्विसेज हैं दोस्तों, उसी में से यहाँ पर एक ये भी है CISF, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। तो CAPF के तहत यहाँ पर कौन कौन सी 6 सर्विसेज है, 7 सर्विसेज हैं। एक तो यही हो गई हमारी CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दूसरी बाकी 6 बचती हैं, वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, देन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, देन उसके बाद सशस्त्र सीमा बल, फिर उसके बाद असम राइफल्स, देन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड देन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, सब CAPF के अंडर में आते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे आते हैं। अब दोस्तों ये जो CISF है जिसकी बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पूरे सर्विस को हेड करते हैं इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। एक IPS ऑफिसर होंगे जिसको हेड करेंगे, जिसकी आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका मेन काम क्या है, CISF का मेन काम क्या है कि जो हमारे सरकारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सरकार की ओन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना। लेकिन स्टार्टिंग में तो केवल सरकारी इंडस्ट्रीज़ के लिए इसको रखा गया था, बाद में इस पूरे फोर्स को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया गया और एक्सपैंड कर दिया गया। जो जॉइंट वेंचर या प्राइवेट अंडरटेकिंग्स भी हैं वहाँ भी इन सिक्योरिटी फोर्स को तैनात करना, ठीक है। बाकी CISF कुछ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है हमारे प्राइवेट सेक्टर को। बाकी ये जो फोर्स है दोस्तों, इसको हमारे देश में 350 से ज़्यादा अलग अलग जगह में अभी तैनात कर रखा है।
जैसे कहीं पर एटॉमिक एनर्जी और स्पेस इंस्टॉलेशन है, वहाँ पर ये ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे। सी पोर्ट्स, स्टील प्लांट, कोल फील्ड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक थर्मल पावर प्लांट्स, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स, फर्टिलाइजर केमिकल की इंडस्ट्री हो गई, है ना। आरबीआई नोट प्रिंटिंग की जहाँ पर प्रिंटिंग की जाती है। उसके अलावा हेरिटेज मॉन्यूमेंट, ताजमहल वगैरह के आसपास भी आपको सीआईएसएफ के ऑफिसर्स नजर आते हैं, ठीक है। और सीआईएसएफ ऑफिसर्स के अंदर में आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा महिलाएं इस फोर्स में देखने को मिलती हैं। इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, जो सीआईएसएफ है ये सिक्योरिटी जो होती है ना वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। मान लो कोई पर्सन है, कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको यहाँ पे सरकार सिक्योरिटी देती है, जेड सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है सीआईएसएफ, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने अच्छे से सुना होगा, क्योंकि आगे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखेंगे आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है ना। फाइनली आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो आज का हमने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लिया है, के श्वेता राव ने लिखा है। इस एडिटोरियल में मेंशन किया गया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या खामियां देखने को मिलती हैं, और आज के समय पर एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से बिगड़ता चले जा रहा है, सरकार को क्या करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और कितना लॉस हो रहा है हमें, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ही ज़्यादा शानदार आर्टिकल मैं कहूँगा, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक डायरेक्टली मेंस में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एडिटोरियल हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के न्यूज़पेपर को ओपन करोगे, वहाँ पे इतने खास एडिटोरियल नहीं है जितना खास और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ये वाला है। हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं काफ़ी दिनों से जो एडिटोरियल आते हैं ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बायस हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार मैंने जानबूझ के मैं सोचा यार डिस्कस कर ही देता हूँ, कर दिया मैंने। उस दिन मैंने कमेंट भी देखे, लोग समझ भी जाते हैं सर मतलब ये कुछ ज़्यादा ही बायस हो गया राइटर, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है यार। लेकिन हम ना एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ही पता है। तो हम अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें तो हमें न्यूट्रल रहना होगा, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रहना होगा। अगर यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ है, इसके फ़ायदे हैं, तो आपको पता होना चाहिए हाँ नुकसान भी हैं, आप क्लियरली उसको मेंशन कर सको। ऐसा नहीं है भाई अड़े रोने, नहीं फ़ायदे ही हैं नुकसान नहीं है इसका कुछ, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है दोस्तों। तो मतलब इस तरीके से आपने टॉपिक को प्रिपेयर करना है। अभी यहाँ पर मैं आपको ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करूँगा तो आपको पता चलेगा कि इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस है क्या। यूपीएससी ने 2 बार मेंस में सवाल पूछा हुआ है इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं पहले राइटर क्या बोलते हैं। राइटर बोलते हैं कि अगर हम 2030 तक देखें तो भारत के पास में जो नौजवान लोगों की जनसंख्या होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन में होंगी नौजवान के लोग, ठीक है, जो नौजवान होंगे। लेकिन ये पॉपुलेशन हमारे लिए तभी काम की होगी, यह हमारे इंडिया की इकॉनमी में तभी कंट्रीब्यूट करेगी जब उस पॉपुलेशन के पास में स्किल होगी। ये सही बात भी है, आपको ही पता है। हमारे पास में अगर स्किल होगी तभी हम अपने इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन स्किल होगी नहीं तो फिर किस बात का कंट्रीब्यूशन, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर जो यंग पॉपुलेशन है उसको अगर करना है इंडिया के लिए कुछ काम, इकॉनमी के लिए कुछ काम करना है, तो उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन आज के समय का जो एजुकेशन का स्टेटस है इंडिया में, वो कई सारी चुनौतियों से गुजर रहा है। जैसे हमारे पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार जो खर्चा कर रही है एजुकेशन पे वो बहुत कम है। हमारे जीडीपी का 3.5% से भी कम खर्चा सरकार एजुकेशन पर कर रही है, जबकि इस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहिए। इतने नहीं, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, इंडिया में जो पीपल टू टीचर रेशियो है, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो, वो 24:1 का है, एक टीचर 24 बच्चों के लिए। तो यहां पर बोला जा रहा है ये रेशियो भी थोड़ा खराब है। तो ये समय आ चुका है हमें अपने भारत के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ में लेकर चलने का, क्योंकि कई सारे और कंट्रीज में देखोगे तो वहां के स्टैंडर्ड्स अलग हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर। तो वही हमें काम करना होगा, और इसके लिए हमें जल्द से जल्द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केवल नाम की अभी काम नहीं कर रही है। अब राइटर ने थोड़ा सा इतिहास बताया है कि आखिरकार इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतिहास में कैसा रहा करता था। अगर आप इतिहास देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, तो इंडिया में जो एजुकेशन है वो पहले गुरुकुल की तरह रहा करती थी। गुरुकुल सिस्टम चलता था एंशिएंट इंडिया में, जहाँ पे शिष्य गुरु साथ में रहा करते थे सेम घर में, वहाँ पर गुरु शिक्षा दिया करते थे अपने शिष्यों को। इतना ही नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, एक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी दुनिया की, इतनी किताबें जिसको बर्बाद कर दिया गया था। तो ये जो एजुकेशन है इंडिया में वो लंबे समय से, इतिहास में देखोगे तो एजुकेशन का सिस्टम इंडिया ने समझा हुआ है। एंशिएंट इंडिया में अगर आप देखते हो तो
लेकिन होता क्या है, फिर बाद में धीरे धीरे इंडिया के ऊपर रूल किया जाता है, अंग्रेज आते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के रिफॉर्म्स लेकर आती है कि एजुकेशन सिस्टम में ये सुधार आएगा, और इन्होंने अलग अलग कमेटियां बनाई। मैकले कमेटी रिकमेंडेशंस आए, वुड्स डिस्पैच हंटर कमीशन रिपोर्ट आई, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक्ट 2004 आया, जिसके वजह से सोसाइटी के अंदर में पूरी तरह से इसका एक बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा। और अब आप देखोगे एजुकेशन सिस्टम का जो करंट स्टेटस है इंडिया में, वो क्या है। इंडिया में जो जेंडर गैप है लिटरेसी के अंदर में वो ज़्यादा है, यानी कि महिलाओं को कम एजुकेशन मिल रही है और पुरुष को अभी भी ज़्यादा मिल रही है। अगर आप देखोगे तो लंबे समय से साल ब साल ये चीज़ें ठीक हुई हैं, गैप कम हुआ है, लेकिन एक समय पर बहुत ज़्यादा था। 1951 में आप देख पाओगे तो ये नंबर 27% मेल्स और 8.86% फीमेल्स। जेंडर गैप 18 का था। ये जेंडर गैप कम होता 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 नज़र आया है। अब कई सारी जो फीमेल्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है। तो इंडिया का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया में, वो अभी भी खैर कम है। अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें, दुनिया में जो एवरेज चल रहा है वो 87% का चल रहा है, यानी कि 87% लोग लिटरेसी रेट वहाँ पे चल रहा है, जबकि इंडिया का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 74.04% का है। थोड़ा सा कम हमको ये नज़र आता है। अब जब बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर हमारे भारत सरकार के कई सारे नियम कानून हैं, लीगल प्रोविजंस हैं। इतना ही नहीं, हमारा संविधान शिक्षा को लेकर क्या बात करता है वो भी आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद असल चीज़ शुरू होगी। तो पहले ये समझो सरकार ने क्या किया। सर्व शिक्षा अभियान का नाम आपने सुना होगा। सर्व शिक्षा अभियान को इम्प्लीमेंट किया एज अ राइट टू एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो राइट टू एजुकेशन, एक पढ़ने का अधिकार है सबके पास में। उसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया स्टार्टिंग में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, यानी प्राइमरी लेवल के लिए। बाद में इसको ही और बढ़ा दिया गया सेकेंडरी लेवल, यानी कि 14 से 18 साल बच्चों के लिए सरकार ने इसी सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ा दिया और एक नए नाम से बढ़ाया जिसका नाम था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फिर जो हायर एजुकेशन है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी लेवल, यहां पर भी सरकार ने सपोर्ट किया एक नए अभियान से जिसका नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और ये जितने भी अलग अलग अभियान हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जितने भी ये अभियान आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये सारी की सारी स्कीम्स समग्र शिक्षा अभियान के अंडर में आती हैं। तो समग्र शिक्षा अभियान एक सबसे बड़ा छाता, एक अम्ब्रेला स्कीम, जिसके तहत ये तीनों के तीनों जिसके अंडर में आती हैं। समझ गए। तो लीगल प्रोविजंस क्या है, कानून क्या बोलता है, ये समझा। अब बात करते हैं हमारा संविधान क्या बोलता है एजुकेशन को लेकर। तो हमारे संविधान में जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसी तरीके से डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी का जो आर्टिकल नंबर 45 है, ये क्या करता है, ये यहाँ पर बोलता है कि जो हमारी सरकार है उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर देनी चाहिए 14 साल तक के बच्चों के लिए। फ्री और कंपलसरी दोनों 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। समझ गए। फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में। उसने आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया। इसने बोला जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसको फंडामेंटल राइट में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को छोड़ो, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में ट्रांसफर कर दिया गया। सही में। तो एजुकेशन को कंपलसरी बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, स्पेशली यहाँ पर छोटी उम्र के अंदर में। तो शुरुआती एजुकेशन तो ज़रूरी है, लेकिन अब बात यह आती है कि जो हमारा इंडिया का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, उसमें ढेर सारी समस्याएं हैं। समस्या नंबर 1, इलेक्शन ड्रिवन फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्शंस के समय पर अगर आप देखोगे तो दोस्तों जो लोग हैं वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, लोगों को अगर फ्रीबीज मिल रही हैं, सरकार फ्री में ये देगी वो देगी, अगर सरकार ने घोषणा कर दी है तो लोग यहाँ पे उसी को वोट दे रहे हैं, वहीं पर सरकार बना रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि सरकार का कमिटमेंट क्या है। लोगों को पहले ये देखना होगा कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, और लोगों की कैसे लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव कर सकता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव हो सकता है, उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है पहले वो देखना चाहिए। लेकिन लोग फ्रीबीज को देखकर ही वोट दे रहे हैं। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से एजुकेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एजुकेशन सेक्टर का खुद का क्राइसिस। एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से कमर्शलाइज हो चुका है। आज के समय पर आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कि एजुकेशन बिजनेस बन चुका है दोस्तों। फिर है एडुटेक की लिमिट्स। क्या हुआ, नए नए ऑनलाइन ऐप आए। ठीक है, एक बुक है द लर्निंग ट्रैप करके, उनने ये बताया कि जो टेक्नोलॉजी आई है इस एजुकेशन के अंदर में उसके कुछ लिमिटेशंस हैं
और मैं आपको बता दूं, जैसे एडुटेक बड़ी बड़ी कंपनीज आई, बायजूस आया, यहाँ पर एग्जैक्ट नाम मेंशन किया गया है, बायजूस। तो ये है ना, इसने क्या किया, ये जो कंपनी है इसने जो प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस देने, जो वादे थे वो वादे पूरा करने भूल गई, वादे पूरे करने में नाकाम रही। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से बड़ी बड़े जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ तो किया गया, लेकिन उन कंपनियों ने भी दबाकर पैसा कमाया। फिर बात है हमारे एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या है ट्यूशन इंडस्ट्री। जो ट्यूशन इंडस्ट्री है दोस्तों, आप इसकी वैल्यू समझो। आज के समय में इंडिया में ट्यूशन इंडस्ट्री की जो वैल्यू है वो है 58 बिलियन रुपीस, और ये इंडस्ट्री तेजी से एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है। सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम्स के ऊपर फोकस नहीं कर रही हैं, और अगर फोकस है तो नेशनल एग्जाम, गेटवेज, प्रोफेशनल करियर की तरफ बढ़ने के ऊपर फोकस है। इससे क्या हो रहा है, एक नया एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, स्कूल अलग, ट्यूशन्स अलग। लोग ट्यूशन सेंटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। पेरेंट्स भी यहाँ पर ये कर रहे हैं कि भैया स्कूल जा रहा है बच्चा रेगुलर, तो रेगुलर ट्यूशन सेंटर भी जाए पढ़ने के लिए। समझ गए, ये प्रॉब्लम है। और स्कूल्स में अगर यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल जाए तो बच्चा ट्यूशन क्यों जाए। लेकिन आज के समय का पूरा एजुकेशन सिस्टम पे इम्पैक्ट इतना खतरनाक पहुंचा हुआ है कि कई बार अगर आप देखोगे जो स्कूल्स चल रहे हैं उनकी क्वालिटी के अंदर में काफ़ी डिफरेंस है। भारत में सरकारी स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। आजकल हर कोई बच्चा, हर कोई माता पिता अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहता है, अच्छा एजुकेशन देना चाहता है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन वहाँ पर भी क्वालिटी डिफ्रेंशिएट करती है। कई बार स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में आप देख पाओगे जो टीचर्स हैं उनके पास में इतनी ट्रेनिंग होती नहीं है, उन्हें कम पैसे देकर उनको रख रखा है, और वही टीचर फिर स्कूल में ना ढंग से पढ़ा रहा है और वही बच्चों को फोर्स कर रहा है ट्यूशन पढ़ने के लिए। ठीक है, और फिर बच्चा वो ट्यूशन जा रहा है पढ़ने के लिए, वहाँ पर भी ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं रही है। तो सरकार का फोकस क्या है कि बस खाली स्कूल चलता रहे। उन्होंने उस चलते हुए स्कूल के ऊपर एक निगरानी रखना, उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या इश्यूज़ हैं, ये देखना भूल गए। ये एक और प्रॉब्लम है, समस्या है। फिर एक और समस्या आती है वाइडनिंग एजुकेशनल डिवाइड। जो एजुकेशनल डिवाइड है गरीब और अमीर के बीच में, ये बढ़ता चले जा रहा है। ठीक है, सरकार का जो अप्रोच है वो है, जो टीचिंग मटेरियल्स अगर आप देखोगे उसके अंदर में नए नए आविष्कारों की कमियां हैं। जो चैलेंजेस आज के समय पर हम लोग फेस कर रहे हैं उनकी कमियां हैं। तो जो समझाया, जो पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेड चीज़ें नहीं है जो इंसान अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। रट्टाफिकेशन, पढ़ो, घर पे आके रटो, जाके एग्ज़ाम में उसको लिख आओ एज इट इज़, और फिर बाद में भूल जाओ, बात ख़त्म। उसका यूज़ लाइफ में ज़ीरो है जब तक आप लाइफ के लिए कोई चीज़ नहीं सीखते हो। देन बात आती है लैक ऑफ सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट। एजुकेशन कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक सोसाइटल कंसर्न बन सकता है, एक चिंता बन सकता है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो हमें सोसाइटी का जो पार्टिसिपेशन है वो भी ज़रूरत है। सोसाइटी का भी एंगेजमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर सोसाइटी का एंगेजमेंट नहीं होगा तो प्रॉपर एजुकेशन इस तरीके से एक्सपैंड नहीं होगी, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये मिसिंग है। सोसाइटी का पार्टिसिपेशन आपको नहीं देखने को मिलता। फिर बात आती है इनसफिशिएंट एजुकेशन स्पेंडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया का जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा है सरकार का वो बहुत कम है। हमारी जीडीपी का 2.61% पर वो रुका हुआ है। और कहीं ना कहीं जो रिकमेंडेड है, जो अभी रिकमेंडेशन आएगी भाई 2030 तक हमें कम से कम अपने जीडीपी का 6% खर्चा एजुकेशन पर करना है, बट ये बहुत दूर हमको लग रहा है। फिर एक और प्रॉब्लम, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स। यूडीएसआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि केवल 12% स्कूल्स ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, और 30% ऐसे स्कूल हैं जिनके पास में कंप्यूटर्स हैं, और 42% स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर फर्नीचर अच्छा है ही नहीं। 23% ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। 22% ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर जो फिजिकली डिसेबल होते हैं उनके लिए रैम्प्स वगैरह होती हैं वो भी नहीं है। 15% ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर वॉश फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, हैंड वॉश बेसिन्स, ये सारी चीज़ों की कमियाँ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत घटिया। फिर बात आती है हाई ड्रॉप आउट रेट की। फिर होता क्या है, इन सब चीज़ों से जो ड्रॉप आउट रेट है दोस्तों वो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं 6 से 14 साल के, वो अपनी एजुकेशन को पूरा करे बिना ही छोड़ देते हैं। इससे क्या हुआ, पैसों की बर्बादी भी हुई, और जो इंसान वो एजुकेशन ले रहा था उसका टाइम का बर्बादी भी हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति स्टडीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है
ये भी एक रीज़न था कि भाई इंटरेस्ट नहीं बना स्टडीज़ में, उसकी वजह से 21.4% गर्ल्स और 35.7% बॉयज़ जिनकी उम्र 6 से 17 साल है वो स्कूल से ड्रॉप आउट ले चुके। 2019-20 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो ड्रॉप आउट रेट भी इंडिया में ज़्यादा नज़र आता है। ये मेन रीजंस है, मेन समस्याएं हमारे एजुकेशन सिस्टम की। अब राइटर बोलते हैं कि अब समस्या है तो ऑब्वियस सी बात है समाधान भी होगा। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के, ज़रा वो डिस्कस करते हैं। पहला, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच। हमें ज़रूरत है कि हम क्या कर सकें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होनी चाहिए जो लाइफ से रिलेटेड हो। बच्चों को आप केवल रटाए जा रहे हो, भाई उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग के ऊपर कौन ध्यान रखेगा? उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग से संबंधित जो सब्जेक्ट्स है वो उसके स्कूल करिकुलम में ऐड होने चाहिए, ताकि उसको तैयार कर सके कि भैया केवल पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, बाहर की दुनिया अलग है, उसको कैसे फेस करना है, उसके लिए भी तो उसको रेडी करना है ना। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है दोस्तों, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक व्यक्ति यहां पर कह सकते हो सेल्फ ग्रोथ पा सकता है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने एजुकेशन सेक्टर के साथ में लिंक कर देना, जोड़ देना। बस क्या करना है, हमें इसको अपना जोड़ना है एजुकेशन सेक्टर के साथ में। ये हमारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा। फिर बात है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है दोस्तों, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम लागू करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों वो हम बदल सकते हैं। और आज का सिस्टम है 10+2 का, कि भाई केवल जैसे है ना 10+2 चलता है, 10 क्लास 10 तक हो गया, फिर बाद में 11 12 10+2 ऐसा बोलते हैं हम। ये सिस्टम को बदला जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसको 5+3+3+4 करके ये सिस्टम को बदला जा रहा है। तो एक नया एजुकेशन सिस्टम है, ये अच्छा तरीका भी है, इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। फिर बात आती है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर। इंडिया का जो एजुकेशन सेटअप है दोस्तों, इसको ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए। ऐसा नहीं होता है हमारे स्कूल्स में, केवल पढ़ाई है, रटाफिकेशन है, सबको पता है, सब वही करके आए, मैं भी वही करके आया हूँ, आप भी वही करके आए हैं, सब ने रटा है, पेपर में लिख कर आए हैं, आ गए, यहाँ तक पहुँच गए। बाद में हमको पता चलता है यार वो सब तो अलग था, यहाँ पे कोई काम नहीं आ रही चीज़ें। एक वोकेशनल ट्रेनिंग ऐड करनी ज़रूरी है। वो जो बच्चा जिस चीज़ में माहिर है ना, उस चीज़ को और ज़्यादा रिफाइन करना, उसमें उसको और ज़्यादा तरक्की देना, ताकि जो स्टूडेंट है उसको आगे एक करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो क्लास अपना पूरा करते ही उसको पता है यार मुझे क्या करना है, करियर में क्या बनना है। अभी 12th के बाद लोग भटकते रहते हैं 3 साल 4 साल, अभी करना क्या यार मुझे, ये प्रॉब्लम रहती है, ये करूँ या ये करूँ, ग्रेजुएशन में ये करूँ या वो करूँ। स्टार्टिंग से माइंड स्टेबल है, सेट है, जल्दी यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली जो रूरल रीजन में स्टूडेंट्स अगर आपको देखने को मिलते हैं, उनके पास में पोटेंशियल ज़्यादा होता है। गांव में अगर जो बच्चा है ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा मोटिवेटेड होता है पढ़ने के लिए, लेकिन उसको अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो हमें कहीं ना कहीं ये करने की ज़रूरत है, बच्चे को सही रास्ता, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग, किस चीज़ में उसके पास में स्किल्स हैं उसको देखना, उसके हुनर को देखना, उसको समझना, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो समझना, फिर उसी के ऊपर काम करना। इससे क्या होगा, एजुकेशन के साथ साथ उसको ट्रेनिंग मिली, उससे उसके आगे जीवन भर का रास्ता खुल गया, मुझे आगे करना क्या है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर। और क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम ये भी थी कि भाई लैंग्वेज बैरियर है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, उसको कम करना भी ज़रूरी है। अब अगर आप देखोगे तो इंग्लिश एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन अगर आप देखोगे तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश कॉमन है, लेकिन हमें इंग्लिश के साथ साथ जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जो स्पेशल पब्लिकेशन वाली एजेंसीज हैं उनको कहीं ना कहीं अपने ट्रांसलेट रिसोर्सेज को बनाना होगा, ताकि अलग अलग जो भाषाएं हैं, इंडिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो सभी भाषाओं के जो स्टूडेंट्स हैं सबके पास में अपॉर्चुनिटी मिले, सब यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर सकें, यहाँ पे लैंग्वेज की वजह से किसी के बीच में कोई दरार ना आए, ये करना भी ज़रूरी है। फिर है टेक नोट फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। ये ज़रूरी है भविष्य की तरफ देखना, और यहाँ पे ज़रूरी है कि हम अपने गुरुकुल सिस्टम से समझें, चीज़ों को सीखें। जो एंशिएंट इंडिया में गुरुकुल सिस्टम है दोस्तों, या सिस्टम था, उसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को केवल रटाया नहीं जा रहा है, उसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज़ के ऊपर काम किया जाता था। तो वहाँ पे सीखना होगा हमें, उसी तरीके से उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। समझ गए? तो यह है हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ध्यान रखना।
ये सारे के सारे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ये हमने डिस्कस किए। अब आगे आते हैं। आज का मेंस का क्वेश्चन दोस्तों इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। आई होप आपने बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा आर्टिकल सुना है। अब अच्छा सा आंसर आप लिख के प्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन है व्हाट आर द इश्यूज विद द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो भारत की जो ये स्कूली शिक्षा प्रणाली है यहाँ पर क्या समस्याएं हैं पहले ये बताना है। दूसरा, कैसे जो ये करंट सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर में वो इन सब चैलेंजेस से लड़ सकता है, और कैसे एक इक्वल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हम इंश्योर कर सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। 250 शब्दों में आपने ये आंसर लिखना है। ठीक है, एक बार हिंदी में भी रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी इसको अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली के साथ क्या मुद्दे हैं, भारत में वर्तमान प्रणाली इन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकती है और समावेशी गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित कर सकती है। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां पर ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो, लेकिन अपने आंसर को लिखकर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 बार यूपीएससी में मेंस के क्वेश्चन पूछे गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं वैसे वो स्लाइड लेकर आया था। मुझे लगता है स्लाइड की जब लास्ट में सेटिंग करता हूँ ना तो उस समय वो स्लाइड हट गई है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, 2020 का मेंस का पेपर ओपन कर सकते हो। वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। फिर ऐसे यहाँ पर 2021 का क्वेश्चन डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव दैम इन इंडिया इन डिटेल। तो एजुकेशन को लेकर ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, समझ गए। आगे आते हैं, नवाते हैं अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर टेस्ट के ऊपर। देखना आपने कितने अच्छे से लेक्चर को सुना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय स्कीम को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एक पर्टिकुलर टारगेट पॉपुलेशन की इनकम को इंक्रीज करना, बढ़ाना। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो भी गांव जहां पर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है वो गांव एलिजिबल होता है, उसको यहां पर इस स्कीम के तहत सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, बात की जा रही है रेड टाइड के बारे में। रेड टाइड को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, रेड टाइड होता है जब एल्गाई का काई का एक ओवर ग्रोथ देखने को मिलता है जिसकी वजह से जो पानी है वो रेड कलर में टर्न हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, सभी प्रकार के रेड टाइड, ध्यान से सुनना, सभी प्रकार के रेड टाइड सभी प्रकार के रेड टाइड से जो एल्गाई बनता है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मददगार होता है मैमल्स और बर्ड्स के लिए। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। दिमाग लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बात की जा रही है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है हमारे बॉडी पार्ट्स में से अलग अलग हिस्सों से हमारे लिवर तक। सेकेंड स्टेटमेंट, जो हायर लेवल एलडीएल होता है, यानी अगर एलडीएल का लेवल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, तो इससे हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगेन सरल सा क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन बात करता है पपती चोला के बारे में। पपती चोला को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो पपती चोला है ये लोकेटेड है चतुरंगापरा हिल्स और मातिकेतन शोला के बीच में। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि एक मेन हब है बाल्सम्स का इंडिया में ये। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन बोलता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। सेकंड,
ये जो पर्टिकुलर बॉडी है दोस्तों, इसका मेन काम है केवल और केवल जो सरकारी वाली इंडस्ट्रीज होती हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्योंकि यहाँ पे ओनली लगाए तो ध्यान से इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो बताओ, नीचे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या D दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम देखना शुरू करेंगे। आप लोग चेक करना, रीमैच करना, कितने सही किए और कितने गलत किए। चलिए शुरुआत करते हैं आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर की। तो यहाँ पे पूछा गया था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को लेकर बताओ दो स्टेटमेंट्स है कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। दूसरा, ये जो CISF है इसका मेन काम केवल सरकारी वाली इंडस्ट्रीज नहीं दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर D नेदर 1 नर 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया था पपदी चोला को लेकर बताओ दो स्टेटमेंट्स है कौन सा सही है। अगेन यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। फिर आपसे पूछा गया कोलेस्ट्रॉल को लेकर बताओ दो स्टेटमेंट्स है कौन सा सही है। पहला वाला सरासर गलत है। पहला वाला बोलता है कि जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, LDL क्या करता है, ये वाला लिपोप्रोटीन हमारे कोलेस्ट्रॉल को बाकी सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से लिवर तक लाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये काम LDL का नहीं है, ये काम HDL का है। समझ गए? तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा वाला सही है कि हाँ अगर LDL बढ़ जाए, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बढ़ जाए तो इससे आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम सकता है, इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, इवन हार्ट अटैक हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रेड टाइड को लेकर बताओ दो स्टेटमेंट्स है कौन सा सही है। पहला, क्या ये एल्गाई की ओवर ग्रोथ की वजह से होता है। जी बिल्कुल सही बात है। सेकेंड वाला, जो रेड टाइड जिसकी वजह से एल्गाई यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ये हमारे मैमल्स और बर्ड्स के लिए हेल्पफुल होता है। भाई हेल्पफुल तो कभी हो ही नहीं सकता, हार्मफुल जरूर होता है। ये खतरनाक होता है मैमल्स और बर्ड्स के लिए, आपको पढ़ाया गया था। तो ऑप्शन नंबर A 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया PM अजय स्कीम को लेकर बताओ दो स्टेटमेंट्स है कौन सा सही है। तो अगेन यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट सही है तो ऑलरेडी डिस्कशन हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये था डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। फटाफट हम अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन का उत्तर भी देख लेते हैं। UPSC का 2017 का क्वेश्चन था कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस को लेकर बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है कि बिल्कुल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस एक यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। सेकंड वाला भी सही है क्योंकि इस अलायंस का मेन पर्पस है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको पैसों का और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करना, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपने डेवलपमेंटल पॉलिसीज और बजट्स में सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सके। तो ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।